ध्यान देना, यहां पर a की वैल्यू गिवन है और a माइनस 1/a होल क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये वाली आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है। a माइनस बी होल क्यूब, जितने बच्चों को पता है हैंड रेज करो पहले। ओके, गुड काउंट, ठीक है। हाँ प्रांशी बताओ। गलत। a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab², करेक्ट, ये है। इसी आइडेंटिटी को कई बार ऐसे भी लिखते हैं, a³ माइनस b³ माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस b। कई बार ऐसे भी लिखा जाता है इस आइडेंटिटी को। क्या ये क्लियर सबको? अब ये आइडेंटिटी यहां पर कैसे अप्लाई होगी? तो यहां पर अप्लाई करने के लिए हम a की जगह पे तो a रखेंगे, लेकिन b की जगह पे क्या प्लेस करेंगे? 1/a। तो ये आइडेंटिटी लिखो और फिर पुट कर दो b की जगह पे 1/a। तो ये क्या बन जाएगा? a माइनस 1/a होल क्यूब। चलो पुट करो और फिर लिखो क्या बनेगा। अच्छा एक सेकेंड, इसमें ना ये आइडेंटिटी अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लग रहा है उसके बिना भी सॉल्व हो जाएगा। चलो चेक करते हैं, रुको वेट करो, मत पुट करो अभी फिलहाल। ये आइडेंटिटी अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये होल क्यूब की वैल्यू निकालनी है ना। ओके ठीक है, इसकी वैल्यू तो नहीं निकालनी हमें, a³ माइनस 1/a³। ये क्वेश्चन मार्क ऐसा नहीं है ना क्वेश्चन में। ओके ठीक है, तो अगर सिर्फ ये निकालना है तो हमें इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी को अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बिना डायरेक्टली हो जाएगा। देखो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमें a की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस √2, मैं उसको लिखता हूं √2 + 1। क्या ये क्लियर सबको? और उसके बाद 1/a की वैल्यू क्या होगी? तो 1/a निकालने के लिए इसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। तो ये क्या आ जाएगा? 1/√2 + 1। क्या ये वाला स्टेप सबको क्लियर है? एक बार चेक कर लो। अब 1/a की वैल्यू को रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √2 - 1, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। तो √2 - 1 से मल्टीप्लाई जब न्यूमरेटर में होगा तो ये टर्म इंटू 1 क्या बनेगा? √2 - 1 एज इट इज। डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी? a² माइनस b²। तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्या ये क्लियर? न्यूमरेटर क्या बन गया यहां पर? √2 - 1 और डिनोमिनेटर 2 - 1। तो 2 - 1 मतलब क्या हो जाएगा? 1, जिसे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो हमें 1/a की वैल्यू क्या मिल गई? √2 - 1। क्या ये समझ में आया सबको? तो कंप्लीट कर लो यहां से यहां तक। a इज इक्वल्स टू दिस और 1/a इज इक्वल्स टू दिस। और अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो दोबारा मुझसे पूछ लो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और जिनको आ गया वो ये चीज फाइंड आउट कर सकते तो करो। जीरो तो आई थिंक नहीं आएगा। यहां तक हो गया सबका? ओके अब चेक करो हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड करना है a माइनस 1/a का होल क्यूब। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं? वैल्यू पुट करते हैं। तो a के प्लेस पे क्या पुट करोगे? √2 + 1। तो यहां गया √2 + 1। ये समझ में आ रहा है? a की जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू रखी, माइनस 1/a के प्लेस पे क्या पुट करेंगे?
√2 - 1, तो माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा √2 - 1 और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर क्या आएगा होल क्यूब। अब देखो गलती कहां पर होगी मैं बता रहा हूं, जीरो क्यों आ रहा होगा जिशिका का ये भी बता रहा हूं, क्योंकि ये ब्रैकेट में नहीं रखा होगा इन वैल्यू को, ठीक है। अगर ब्रैकेट में नहीं रखोगे तो आप क्या करोगे पता है, आप सिर्फ इसको माइनस करोगे, मतलब -√2 लिखोगे और ये वाले माइनस को एज इट इज छोड़ दोगे। लेकिन जब यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो इन दोनों टर्म की साइन चेंज हो जाती है, तो -√2 और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा +1। क्या ये क्लियर? और यहां ब्रैकेट ओपन होने में कोई चेंजेस नहीं, √2 + 1 एज इट इज और होल क्यूब। क्या ये वाला स्टेप क्लियर हो गया सबका? फिर क्या होगा, +√2 और -√2 कैंसल आउट, 1 + 1 कितना हो जाएगा ये 2, तो यहां पर आ गया 2 और पूरे की पावर में 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, दैट्स इट। क्या ये क्लियर सबको? कुछ समझ में नहीं है प्रियांश? ये वाला ओके, ये ए है, मैंने ए की वैल्यू यहां पर ए की जगह पे रख दी है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। ये 1/a है, तो मैंने 1/a की जो वैल्यू निकाली थी उसे 1/a की जगह पे रख दिया। मैंने एक्चुअली a और 1/a की वैल्यूज यहां पर पुट की है, ओके। और किसी का कोई डाउट? 1/a की वैल्यू नहीं निकालेगा तो कैसे सॉल्व करेगा और कैसे कर सकते हैं ये बता। हाँ, √5 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है, जस्ट अ सेकंड बता रहा हूं। ये हो गया, हटा दो इसको मैं। हाँ कोविद, कितना है तेरा मार्क्स? नहीं आया क्या? तू भी केपीएस ढूंढा में है क्या? ओके, तू भी सरोना में है? तो केपीएस ढूंढा वाला कौन है? अच्छा, दो। अच्छा, तुम्हारी दीदी ढूंढा में थी शायद, है ना? हटा दो इसको मैं। अच्छा, √5 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें ये क्वेश्चन था, तो देख लो जिसका ये क्वेश्चन है, क्या करना, एक नंबर लाइन बना लेना, यहां पर ये 0 1 2, 2 सेंटीमीटर का बेस, बेस कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद एक परपेंडिकुलर बना लेना, वो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्या है यहां तक क्लियर? और फिर हाइपोटेनियस जो बनेगा उसकी लेंथ हो जाएगी √5। क्या ये क्लियर हो गया? कैसे √5 होगा? तो इसका आंसर है h² इक्वल टू क्या होता है p² + b²। तो परपेंडिकुलर यहां पर कितना है 1, 1 का स्क्वायर, बेस कितना है 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 कितना हो गया 5। तो h² अगर 5 है तो h कितना होगा √5, ठीक है। तो ये हाइपोटेनियस, h स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनियस √5। अब आप क्या करो, राउंडर जो आपका कंपास होता है उसको लेके ऐसा करके आर्क कट कर दो, तो ये जहां पर कट होगा वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी √5 हो जाएगी, दैट्स इट। मतलब बेसिकली क्या करना है, बेस 2 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर, इट विल गिव यू √5 सेंटीमीटर ऑफ हाइपोटेनियस। पॉइंट वाला पिछली क्लास में तो बताया था ना, मैं बता दूंगा एक बार और, √9.3 को, ठीक है। ये हटा दूं मैं, हो गया तो चलो। √9.3 रिप्रेजेंटेशन, देखो मैं जितना भी बता दूं जब तक खुद से करोगे नहीं ना तब तक नहीं सीखोगे, ठीक है। कभी भी तुम लोगों ने साइकिल चलानी सीखी होगी तो क्या किसी के ओरल इंस्ट्रक्शन से सीखा होगा क्या? नहीं, जब खुद चलाया होगा, गिरे होगे तभी सीखोगे। सिमिलर वे में मैं बता रहा हूं तो उसके तुरंत बाद घर में जाके बनाना है तुम लोगों को, नहीं तो कोई काम नहीं आएगा वो, ओके। तो सबसे पहले अगर √9.3 को अगर आपको नंबर लाइन में एक्सप्रेस करना है तो कैसे करें? तो स्टेप नंबर 1, आप एक लाइन सेगमेंट बना दो ए बी, जिसकी लेंथ कितनी लेना है 9.3। तो स्टेप 1, ए बी इज इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर्स, ओके, यहां तक क्लियर। स्टेप नंबर 2, बी से आगे एक्सटेंड करो BC 1 सेंटीमीटर तक, तो इसको इसके बाद 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दो B to C, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, यहां तक क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में आपको मिड पॉइंट निकालना है, किसका? AC का, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो AC का मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या है?
अगर आप ज्योमेट्री के थ्रू जा रहे हो, राउंडर यूज करके निकाल रहे हो, तो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाया जाता है, तो राउंडर को लेते हैं इस तरीके से, ए पे रखते हैं, मोर देन हाफ लेके एक आर्क ऊपर काट देते हैं, एक आर्क नीचे काट देते हैं, फिर पॉइंट सी पे रखेंगे, एक आर्क ऊपर कट होगा और एक आर्क नीचे कट होगा, फिर उसके बाद ये डॉटेड लाइन इस तरीके से बनाएंगे, ये डॉटेड लाइन जहां पर कट करेगी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट एसी का। ठीक है, ये अगर आप ज्योमेट्रिकल टूल यूज कर रहे हो तो। नहीं करना है तो डायरेक्ट निकालना है तो क्या करो, सीधा इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 10.3, उसका आधा निकाल लो, 10.3 का हाफ कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 5.15 के आसपास। तो वहां पर उस तरीके से कर सकते हो, समझ गए। तो आपको चाहिए मेन मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट को क्या मार्क कर देना, ओ। क्या यहां तक क्लियर हो गया, मिड पॉइंट को मार्क कर दिया हमने यहां पर ओ। स्टेप नंबर 4 क्या होगा, फिर मिड पॉइंट निकालने के बाद आप ओ से सी तक का रेडियस लेके एक सेमी सर्कल बना दो ऐसा। ठीक है, तो स्टेप 4 में आपको क्या बनाना है, एक सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, और इस सेमी सर्कल के लिए सेंटर किस पॉइंट को लेना है, ओ को, और रेडियस किसे लेना है, किसे लेना, रेडियस ओसी, ओसी तक का क्या ले लेना है, रेडियस। क्या यहां तक क्लियर हो गया। फिर फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में आपको बी पे एक परपेंडिकुलर बनाना है। ठीक है, और इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं हम बीडी। तो अब यहां पर आपको बीडी बनाना है जो कि परपेंडिकुलर हो, किसके परपेंडिकुलर हो, एसी के। यहां पर ये 90 डिग्री बनना चाहिए। क्या ये क्लियर हो गया सबको। और लास्ट स्टेप आप क्या करोगे, सिक्स्थ स्टेप में आप क्या करोगे, यहां पर ये वाला लेंथ मेजर करोगे बी से डी तक का, और एक आर्क ऐसा कट कर दोगे। ये आर्क नंबर लाइन में जहां पर कट होगा वही पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा √9.3 को। क्या ये समझ में है। सिक्स्थ स्टेप ये है, परपेंडिकुलर बना दिया, बी से डी तक का जो लेंथ है ना, यही √9.3 वाला लेंथ है ना। अब ये वाला लेंथ मेजर करके राउंडर से ऐसा आर्क कट कर दो इस तरीके से। ठीक है, जहां पर कट होगा वो वाला नंबर होगा √9.3। ओके, ये स्टेप ध्यान में रखो। अगर डाउट है तो क्लास एंड होने के बाद एक बार सामने बना के देख लेना और मुझसे पूछ लेना, मैं यहां पर रहूंगा, उसी से पूछ सकते हो। ओके, हटा दो उसको मैं, और बताओ क्या क्या डाउट है, एक एक करके पूछो। हाँ हाँ, बता प्रियांशु। क्या, हाँ मिरर इमेज, मिरर इमेज। तो क्या होती है मिरर इमेज, जैसे मान लो ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस। ओके, मान लो यहां पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2। ओके, अब ध्यान से समझना, मान लिया जाए ये पॉइंट है, सबका ध्यान इधर ना, ये पॉइंट है 1,2। ये जो वाई एक्सिस है, अगर मैं इसे एक मिरर मानता हूं तो इस पॉइंट की इमेज कैसी बनेगी। अगर आप मिरर के सामने हो तो आपकी जो मिरर इमेज बनती है वो उतनी ही पीछे बनती है जितना आपके और मिरर के बीच में डिस्टेंस होता है। अगर आप मिरर से ज्यादा दूर होगे तो आपकी जो मिरर इमेज बनेगी उतनी ही पीछे बनेगी, पास आओगे तो और पास आएगी, ऐसा ही होता है। तो उसी तरीके से अगर ये पॉइंट यहां पर है 1,2 पे है, और ये y हमारे लिए अगर मिरर है, तो इसकी मिरर इमेज उतनी ही पीछे उसके अपोजिट जगह पे बनेगी। तो कहां पर बनेगी बताओ, उसका कौन सा कोऑर्डिनेट सेम होगा, उसका y कोऑर्डिनेट जो है वो सेम होगा, सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, x कोऑर्डिनेट। जो पहले +1 था वो कहां पर आ जाएगा, -1। तो उसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, -1,2। समझ में आया ये चीज। ये कब, जब हम y एक्सिस को मिरर ले रहे हैं। अब अगर मान लो हम x एक्सिस को मिरर लेंगे तो इसकी मिरर इमेज कहां पर बनेगी, पीछे की, नीचे की तरफ, यहां पर बनेगी। तो अब बताओ, अगर x एक्सिस को मिरर ले रहे हैं तो इस पॉइंट की मिरर इमेज क्या होगी, 1,-2। समझ में आया। तो इसके लिए ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल तरीका क्या है, अगर आपको y एक्सिस मिरर बोल रहा है तो x कोऑर्डिनेट का साइन बदल दो, x एक्सिस मिरर बोल रहा है तो y कोऑर्डिनेट का साइन बदल दो, सिंपल। अगर कोई पॉइंट है a, b, आपको इसकी मिरर इमेज निकालनी x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगी मिरर इमेज, a, -b। और अगर y एक्सिस के लिए मिरर लेके बनाना है तो मिरर इमेज क्या हो जाएगी, -a, b। दैट्स इट। समझ गए। पूछो एक क्वेश्चन। चलो, मान लो एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -2, 5।
ठीक है। अब अगर मैं y एक्सिस को मिरर ले रहा हूं तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? y एक्सिस को मिरर ले रहा हूं तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? किसको मिरर ले रहा हूं? y एक्सिस को। तो किसका साइन बदलेगा? x कोऑर्डिनेट का। तो x कोऑर्डिनेट पहले नेगेटिव था, अब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2,5। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है -3,0। अगर मैं x एक्सिस को मिरर ले रहा हूं तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? अगर मैं x एक्सिस को मिरर ले रहा हूं तो उसकी मिरर इमेज क्या होगी? तो आंसर है यही रहेगी, -3,0। x एक्सिस मिरर मतलब y का साइन बदलना है। y कौन सा है? 0, तो उसका साइन नहीं बदल सकता, वो न्यूट्रल नंबर है। समझ में आए? अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखोगे, ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा? -3,0 x एक्सिस में। x एक्सिस में देखो यहीं पर आएगा -3,0। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो आप मिरर में ही खड़े हो तो आपकी इमेज कहां पर आएगी? वहीं पर बनेगी। समझ रहे हो ये चीज? तो सिंपल लाइक दैट। क्या ये क्लियर डाउट? और किसी का कुछ डाउट है इसमें? हाँ हाँ पूछो। 0.34 पूरे के ऊपर बार है, सिर्फ 4 के ऊपर बार। हाँ। हाँ 6 के ऊपर बस बार, इन द फॉर्म ऑफ p/q। ओके, सो चेक करना जल्दी से, इधर पे ध्यान दो। कितने बच्चे ये क्वेश्चन बना सकते हैं? जल्दी से हाथ उठाओ तो एक बार। 1 2 3। चलो, जो बना सकते हैं 4 बना के दिखाओ जल्दी से, जिनसे बन जाएगा। सॉल्यूशन मत देखना बस, ठीक है? और जिनसे नहीं बनेगा वो इधर मेरे साथ समझो। सबसे पहले इन पूरे कैलकुलेशन के लिए हम तीनों को अलग अलग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तीनों को अलग अलग। तो सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, इससे। तो इसे मैं ले लेता हूं x इज इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास? 0.34 के ऊपर बार। क्या ये क्लियर? अब इस नंबर को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहला तरीका ये होता है, पहला स्टेप ये होता है कि पॉइंट के बाद सिर्फ रिपीटिंग डिजिट आने चाहिए। अभी कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है यहां पर? 4। तो 0.3444 डॉट 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 ऐसा है। तो पॉइंट के बाद एक जो डिजिट है वो नॉन रिपीटिंग डिजिट है, मुझे उसे पॉइंट के इस तरफ खसकाना है। तो क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। जैसे ही वो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10x, और ये पॉइंट इधर चला गया, 3 इधर आ गया, तो क्या बन गया? 3.4444 सो ऑन। क्या यहां तक क्लियर हो गया? और अब इसे हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये समझ में आ गया सबको? इसके बाद दोबारा से इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोबारा 10 से इसलिए क्योंकि एक डिजिट रिपीटिंग है, और उस एक रिपीटिंग डिजिट को बाहर निकालने के लिए 10 से। अगर 2 रिपीटिंग होता तो 100 से मल्टीप्लाई करता। तो अगर दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 इंटू 10 ये कितना बन जाएगा? 100x। और ये पॉइंट एक और इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ये 34.4444 सो ऑन। और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके आप यूज कर सकते हो, मैं एकदम बेसिक तरीका बता रहा हूं जो सबको समझ में आ जाए। क्या ये क्लियर? हाँ, अब हम क्या करेंगे? अब ये वाली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। कैसे होती है इक्वेशन सब्सट्रैक्ट? तो इक्वेशन 2 को पहले लिखा जाएगा 100x इज इक्वल टू 34.4444। फिर इक्वेशन 1 उसके नीचे लिखेंगे तो 10x इज इक्वल्स टू। ध्यान रखना, इक्वेशन सब्सट्रैक्ट करते समय मैंने एक चीज आपको बताई है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए। तो जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 3 यहां पर आएगा और 4 4 4 इस तरीके से आएंगे। क्या ये क्लियर? अब सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? यहां पर माइनस, ये भी क्या हो गया? माइनस। 100x माइनस 10x 90x। राइट साइड में 31 में से 3 गया तो क्या बच जाएगा? 31। और पॉइंट के बाद वाले सारे डिजिट हट गए, रिपीटिंग डिजिट वैनिश हो गए। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 31/90। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। मतलब ये जो पहला वाला जो रिपीटिंग टर्म बन रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 31/90 आएगी। क्या ये समझ में आ गया सबको? माइनस, अब 0.2 को हम कैसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करें? तो ये रिपीटिंग नंबर नहीं है, टर्मिनेटिंग नंबर है। तो इसे एक्सप्रेस करने का सिंपल तरीका होता है, क्या पॉइंट हटा दो
और उसके बाद जितने डिजिट है उतने 0 लगा दो 1 के बाद, तो क्या हो जाएगा 2/10, ये पता है ना सबको। और फिर 0.6 बार को भी इसी तरीके से p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो 0.6 बार को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू क्या ले लो 0.666 सो ऑन, है ना। अब यहां सीधे सीधे किससे मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 6.6666 सो ऑन। अब सब्सट्रैक्ट कर देना तो 10x इज इक्वल्स टू 6.666 और x इज इक्वल्स टू 0.666। सब्सट्रैक्ट होगा तो ये माइनस 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9x, 6 माइनस 0 क्या हो जाएगा 6 और पॉइंट के बाद वाली डिजिट हट गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6/9। 6/9 को 3 से काटेंगे तो 3 2 जा 3 3 जा, यस 2/3। तो x की वैल्यू यहां पर आ गई 2/3। मतलब ये वाला जो नंबर है इसकी वैल्यू कितनी होगी 2/3 होगी। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? ओके, क्या आया चेक करते हैं। यहां तक क्लियर सबको? अब इसके बाद इन तीनों फ्रैक्शंस को कैसे ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, बहुत से बच्चों को ये भी नहीं आता होगा, अभी मैं श्योर हूं। एलसीएम लेके, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो वो कहलाता है एलसीएम। तीनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर दैट इज 90। अब 90 से ये 90 कितने बार में डिवाइड होता है 1 टाइम में, वो 1 मल्टीप्लाई होता है 31 से, तो 1 इंटू 31 क्या हो जाएगा 31। माइनस 2 से क्या मल्टीप्लाई होगा, तो 90 को 10 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा 9 टाइम्स में, तो इस 2 से क्या मल्टीप्लाई होगा 9 प्लस 2 इंटू इस 2 से क्या मल्टीप्लाई होगा, तो उसके लिए 90 को डिवाइड करेंगे 3 से कितने बार में जाएगा 30, तो वो 30 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। क्या ये क्लियर हो गया? तो फर्स्ट नंबर 31 एज इट इज, इधर 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 प्लस 32 जा 60 डिवाइडेड बाय कितना हो गया ये 90। क्या यहां तक क्लियर सबको? अब इसके बाद इन सब का एडिशन 31 और 90 कितना हो जाएगा, 31 और 60 कितना हो जाएगा 91 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 90, कितना आएगा डिफरेंस? माइनस करेंगे तो 73, यस 73/90। क्या है तेरा कोविड? कहाँ गलती किया चेक कर उसको। बाकी सबको समझ में आई है? ठीक है, हाँ कौन सा जीरो, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडमास रूल जो है उसके हिसाब से पहले एडिशन होगा बाद में डिवीजन होगा। ठीक है, हटा दो इसको मैं, और जिसके जो जो डाउट से निकाल के रखो जल्दी। तुम्हारा कैसा गया टेस्ट स्कूल का? अच्छा, मंडे को है। और बाकी जो केवी वाले बच्चे जिनका स्कूल का टेस्ट है अभी, उनका कुछ जो भी डाउट है पूछ लो। आर श्री कुछ डाउट है? हाँ क्या है पूछो जल्दी। ये पार्क भी है केवी में? हाँ एक सेकेंड, क्या बोले? 2.1 क्वेश्चन नंबर 3, एक बार रीड करोगे क्या, क्वेश्चन क्या है? ओके 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला। वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बायनोमियल डिग्री 35। तो बायनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म्स होने चाहिए और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। तो मन से कोई भी दो टर्म ले लो, जैसे 2x ले लिया प्लस x की पावर क्या ले लिया 35, दैट्स इट। बायनोमियल ये दो टर्म हो गई, डिग्री 35 मतलब हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 35। अगर यहां पर मैं 37 ले लू इसकी पावर में, तो क्या ये करेक्ट आंसर होगा? तो आंसर नो।
क्योंकि इसकी डिग्री कितनी हो जा रही है अभी 37। क्या ये क्लियर? मोनोमियल, मोनोमियल मतलब जिसमें सिंगल टर्म और डिग्री कितनी होनी चाहिए 100, तो ले लो x की पावर 100, दैट्स इट। क्या ये क्लियर? और बताओ क्या डाउट्स है? ऋषिका और कुछ डाउट्स है? इसी का फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला। इस क्वेश्चन में क्या बताना है जल्दी देख के बताओ तो। कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं? पॉलिनोमियल डिसाइड करता है वेरिएबल का पावर, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड टी ये सब। और अगर वेरिएबल का पावर एक्स की पावर में 0 1 2 3 4 ये सब आते हैं तो वो पॉलिनोमियल होगा, कुछ और आता है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे यहाँ एक्स की पावर में क्या है 2, यहाँ एक्स की पावर में 1, यहाँ एक्स नहीं है तो उसकी पावर में 0, तो यहाँ पावर में 0 1 2 है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। यहाँ वेरिएबल क्या है y, y की पावर में क्या है 2, यहाँ y नहीं है तो y की पावर में क्या है 0, तो ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है t, तो t है लेकिन t में लगा है रूट, रूट का मतलब क्या होता है पावर होती है 1/2, तो पावर में 1/2 आया मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ गया? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर y प्लस 2/y, नीचे वाला y ऊपर जाएगा तो y की पावर क्या हो जाएगा -1। अगेन 0 1 2 3 होना चाहिए, नेगेटिव पावर आया तो नहीं है। समझ गए? ये वाला है कि नहीं? करेक्ट, ये पॉलिनोमियल है लेकिन ये 3 वेरिएबल वाला है, 1 वेरिएबल वाला नहीं है। ठीक है? नहीं, इसमें बोला है 1 वेरिएबल वाला, तो इसमें आंसर नो आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। ओके, हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट डाउट। हाँ बताओ अन्वेषा, क्या डाउट है? हाँ पूछो स्वाति, क्या डाउट है? हाँ क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन ही बोल दो ना सीधा। 1/√7। हाँ बस, अभी ये वाला क्वेश्चन बता दो। हाँ अभी 1/√7 डिनोमिनेटर रैशनलाइज, नीचे में सिंगल टर्म है, तो रैशनल बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे? √7 से। क्यों √7 से करेंगे? क्योंकि रूट और रूट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 7, और ऊपर में क्या बचा √7 × 1 मतलब √7। समझ में आ गया? तो डिनोमिनेटर कौन सा नंबर बन गया? अब ये रैशनल नंबर बन गया। समझ में आ गया ये? अगला क्वेश्चन कौन सा है बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। 1/√7 -√6 ये है। हाँ अब ध्यान से समझना, क्या होता है जब सिंगल टर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो रूट वाला नंबर है उसी रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन जब नीचे में डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स आते हैं तो किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? तो उसका जवाब है जो टर्म्स है वही ली जाती है, बस उसका साइन अपोजिट कर दिया जाता है। तो यहां पर क्या कर देंगे प्लस। क्या ये क्लियर हो गया? तो न्यूमरेटर में भी क्या हो जाएगा √7 प्लस √6, ये भी। इस टर्म को क्या बोलते हैं? ये जो टर्म है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर। इसका एक और नाम मैंने बताया था पिछली कुछ क्लासेस पहले, याद है क्या? कॉन्जुगेट, कभी आ गया था किसी क्वेश्चन में, व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर, तो उसके लिए मैंने बताया था अपोजिट कर देते हैं साइन को। ओके हाँ चलो ये तो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? a प्लस बी a माइनस बी विच इज a² माइनस b², और न्यूमरेटर में ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा √7 प्लस √6, नीचे में 7 - 6 और ऊपर में √7 प्लस √6, तो नीचे में आ गया 1 और ऊपर में एज इट इज। ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। ये वाले क्वेश्चन कैसे नहीं बने अभी तक स्वाति? हाँ 2.4 का क्वेश्चन नंबर 12, ये हटा दो। क्या है बताओ क्वेश्चन एक बार। हाँ मैं निकाल लू क्या क्वेश्चन? 2.4
कौन सा क्वेश्चन नंबर बोला? 12। टू 2.4 का क्वेश्चन नंबर 12, यही है क्वेश्चन। ओके, चलो इधर पे ध्यान दो। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए आपको पता होनी चाहिए बड़ी वाली आइडेंटिटी। तो सबसे पहले यहां साइड में वो आइडेंटिटी लिख देते हैं। क्या होता है? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये याद है? तो ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब कैसे सॉल्व करना है? तो यहां पर चेक करना है जो एलएचएस है और ये जो आइडेंटिटी का एलएचएस है दोनों सेम है। क्वेश्चन का एलएचएस, आइडेंटिटी का एलएचएस सेम है। हम आरएचएस से स्टार्ट करेंगे और आरएचएस को इसके आरएचएस के बराबर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होगा आरएचएस नोट डाउन करना राइट हैंड साइड। तो 1/2 ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और सेकेंड वाले ब्रैकेट में इसमें मैं सिंप्लीफाई करने के लिए आइडेंटिटी लगाऊंगा। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहां पर? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है वो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलर वे में ये क्या बनेगा? बोलो जल्दी। माइनस 2yz, और लास्ट वाला z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। क्या ये समझ में आया सबको? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? ये 1/2 वाली टर्म एज इट इज, एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाली टर्म एज इट इज, यहां पर ये और कहा गया ये दोनों ऐड होगा। क्या बनेगा? और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड होगा प्लस 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, बाकी जो बचा माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। क्या ये क्लियर? 2 इधर भी इधर भी इधर भी 2 सब जगह है, तो 2 को निकाल लेंगे कॉमन। तो 2 अगर कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस। ठीक है, क्या ये समझ में आ गया सबको? अब ये 2 और ये 2 कट गया। अब देखो यहां पर जो आरएचएस आपका आया है वो एज इट इज आइडेंटिटी के फॉर्म में। क्या ये क्लियर? तो इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल होती है? इस पार्ट के इक्वल होती है। तो हम सीधे सीधे यूजिंग आइडेंटिटी लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz एंड हेंस प्रूव्ड, या एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। क्या ये क्लियर? अब देखो जिन बच्चों का सेकेंड चैप्टर आ रहा है टेस्ट में, मैं बता दूं ज्यादातर क्वेश्चंस लास्ट एक्सरसाइज से ही आएंगे आइडेंटिटी वाले, तो उसको अच्छे से ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, हाँ और पूछो क्या डाउट्स है? हाँ सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट। ओके, चेक करना। यहां पर आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? फैक्टराइज। अब फैक्टराइज करने के लिए कोई ना कोई आइडेंटिटी लगानी, कौन सी ये पहचानने के लिए आप पहले देखो यहां पर स्क्वायर वाली टर्म स्क्वायर वाली टर्म स्क्वायर वाली टर्म, 3 ठोक स्क्वायर वाली टर्म है, तो वो कौन सी आइडेंटिटी में आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाला याद है? प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। किसकी आइडेंटिटी? ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। याद आया ये? तो पहले तो आपको क्वेश्चन को देख के ये समझना है कौन सी आइडेंटिटी उसमें मैच होगी, और वो आपको तब समझ में आएगा जब आपको सारी आइडेंटिटी पता होगी। ठीक है, अब ये समझ गए। अब आपको ये देखना है कि भाई इसको स्क्वायर कैसे बनाया जाए। तो ये 2 है, किसका स्क्वायर 2 होता है? √2 का। तो यहां पर क्या लिखूंगा? √2x और इसका होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? अब यहां देखना थोड़ा सा मैंने गैप रखा है ब्रैकेट और टर्म के बीच में,
क्योंकि या तो माइनस भी आ सकता है या प्लस भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या होगा वो हम थोड़ी देर बाद डिसाइड करेंगे। प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे क्या आएगा, तो सीधे सीधे वाई है तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? सी स्क्वायर, अब किसकी स्क्वायरिंग करने पे आपको 8 मिलता है? तो अगर सीधे पता है तो √8 का स्क्वायर 8 होता है, या √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 भी लिख सकते। 2√2 का स्क्वायर करने पे भी क्या मिलता है? 8 मिलता है। क्या ये क्लियर? तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? 2√2z लिख सकते हैं। ओके, अब माइनस कहां पर आएगा तो वो डिसाइड करने के लिए हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि माइनस कौन कौन सी जगह पे है, जहां जहां पर x है। क्या ये क्लियर हो गया? तो x वाला टर्म क्या होगा? नेगेटिव, इसलिए यहां पर लग जाएगा माइनस। y और z वाली टर्म नहीं होंगी नेगेटिव। ओके, तो अभी मैंने इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में अरेंज किया। फिर बाकी जो है क्या बनता है यहां पर? 2ab, तो लिखेंगे 2, और क्या लिखेंगे बताओ 2 के बाद? a की वैल्यू क्या है? ये -√2x, और b की जगह पे क्या रखेंगे? b की जगह पे y, तो b की जगह पे क्या आ जाएगा? y। क्या ये समझ में आया? फिर क्या लिखाएगा? +2bc, तो b की जगह पे ये और c की जगह पे ये, तो क्या आ जाएगा? y इंटू 2√2z प्लस 2ca, तो बताओ क्या क्या पुट होगा? c की जगह पे ये आ जाएगा और a की जगह पे ये आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 2√2z, और a के प्लेस पे क्या आ जाएगा? -√2x। क्या ये क्लियर हो गया? तो बस मैंने 3 वैल्यू मैच की ए बी सी, बाकी इसमें दिमाग नहीं लगाना, ये जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देना। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब वापस से ए बी सी जो यहां पर आपने आइडेंटिफाई करके रखा पुट कर दो, तो a के प्लेस पे क्या आ जाएगा? -√2x, b के प्लेस पे क्या आ जाएगा? +y, और c के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 2√2z। दैट्स इट, हो गया फैक्टराइज। ओके, शॉर्टेस्ट वे में बताऊं, बस आप ना ये वाला जो नंबर है ना, इसका रूट ले लो, तो इसका रूट लोगे तो क्या आएगा? √2, और ये क्या हो जाएगा? x, वो बन गया आपका a। इसका रूट लोगे तो क्या आएगा? y। इसका रूट लोगे तो क्या बन जाएगा? 2√2z, और उसका लगा दो होल स्क्वायर। दैट्स इट, एक लाइन में आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। समझ गए? लेकिन आपको स्टेप्स मेंशन करना पड़ेगा इसमें। हटा दो, ये हो गया तो और बताओ क्या डाउट्स है? अवनी, तुम लोगों का हो गया टेस्ट? मैथ्स का हो गया? कैसे बना? ओके, हाँ बताओ। 16 कौन सा? यही वाला चैप्टर एक्सरसाइज? हाँ, ये 15 और 16 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, समझ लो। ठीक है, आया था कि स्कूल के टेस्ट में? नहीं, जिनका हुआ था उनके लिए पूछ रहा हूँ। और देखो, जिनके स्कूल के भी टेस्ट होते हैं ना, मुझे एक बार टेस्ट पेपर ला के दिखा दिया करो, ठीक है? नहीं दिए? कौन से स्कूल? ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। सारे बच्चे इधर पे ध्यान दो, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और थोड़े से टफ है। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है? 25a² -35a + 12। ठीक है, आपको इनको करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब समझते हो ना? ऐसे 2 पार्ट्स में तोड़ना है जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। क्यों? तो उसका कारण है क्योंकि ये जो आपको वैल्यू दी हुई है ये एरिया है, और एरिया निकालने का तरीका क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में आना चाहिए। तो पहली वाली वैल्यू लेंथ होगी और दूसरी वैल्यू क्या होगी? ब्रेड्थ। क्या ये क्लियर? तो यहां पर अप्लाई होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कंसेप्ट, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला कंसेप्ट बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को, तो इसलिए ध्यान से समझो कैसे, क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पहला वाला टर्म है क्वाड्रेटिक टर्म, स्क्वायर वाला टर्म, उसका कोफिशिएंट, और जो लास्ट वाला टर्म है मतलब कांस्टेंट टर्म, वो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 25 × 12, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 300 आ रहा है। अगर कर लिया तो ठीक, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। देखो कैसे चलेगा, आप क्या करो, ये तो करना है, इसके बाद इसके फैक्टर भी निकालने। तो 25 का फैक्टर क्या होता है?
5 इंटू 5, 12 का क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 2 सा 4 3 सा 12। क्या ये क्लियर? अब हमें ऐसे कॉम्बिनेशन देखने हैं इसके जिनका एडिशन कितना है 35। अभी 35 देखते हैं, बाद में -35 लगाएंगे। तो कौन से दो टर्म्स का एडिशन -35 आएगा? तो अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं, क्या होगा इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन? चेक करके बताओ। 20 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15 और इन दोनों का एडिशन 35। तो इसका मतलब मैं मिडिल टर्म को किस में स्प्लिट करूंगा? 20 और 15। लेकिन ये माइनस है इसलिए दोनों माइनस रहेगा, तो -20a -15a और +12। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो ये स्प्लिट किस में करना है यही दिमाग लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर क्या करते हैं? कॉमन पेयर बनाते हैं। तो फर्स्ट पेयर से 5a और यहां पर क्या बच जाएगा? 5a बच जाएगा क्योंकि 25 का 5 निकला, 5 बचा, -4। क्या ये क्लियर? a निकल हो गया कॉमन। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? -3। तो यहां पर क्या बच जाएगा? 5a -4। हमेशा ये दोनों टर्म सेम आते हैं, ठीक है? 5a -3, दैट्स इट। ये हो गया फैक्टराइज। क्या ये समझ में आया सबको? तो पहला वाला टर्म आपका L, दूसरा वाला टर्म आपका B, दैट्स इट। क्या ये क्लियर सबको? कुछ नोट करना है तो कर लो, अदरवाइज मैं हटा दूं फिर इसको। अभी आज जितना भी पढ़ाया ना, जितने भी क्वेश्चन, रैंडमली एक क्वेश्चन दे दूंगा मैं, ठीक है? चलो ये हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला बना के बताओ। सर लिख रहा था, देखो सर। एक बार सैंपल पेपर क्वेश्चन एक बार करवाए थे सर, इतना याद है। मुझे लग रहा है तूने क्वेश्चन गलत नोट किया है। सर मेरे को लग रहा है मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। डिवाइड है। हाँ, वो √5 + √3 अपॉन √5 - √3 होना चाहिए। क्वेश्चन ही गलत किए होंगे। मैं बता रहा हूँ सही क्वेश्चन क्या होगा, वो भी बता रहा हूँ। रुक जाओ, ये हटा दो। क्या हो गया तो सबका? ये बना कि नहीं? सेकंड पार्ट बन गया? तो क्यों नहीं बनाया? ट्राई करो उसको। तो यहां पर 35 और -12 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना होगा। यहीं पर फैक्टराइज कर लेते। 35 को क्या लिखेंगे? 7 × 5 और 12 को किस में स्प्लिट करेंगे? 2 × 2 × 3। अब ऐसा कॉम्बिनेशन लो जिनका डिफरेंस 13 आता हो, जिनका डिफरेंस 13 आता हो। तो कौन सा कॉम्बिनेशन यहां पर ले सकते हैं? हाँ, तो जैसे मैं ये दोनों नंबर ले रहा हूं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 15। और बाकी बचे तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 28। और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 13। समझ में आया ये चीज? तो मिडिल टर्म इसमें किस में स्प्लिट होगा? हाँ, वो ट्राई करके, जैसे मैंने अलग अलग कॉम्बिनेशन देखे और ट्राई करके देखा, यही करना है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी बड़ा नंबर है वो निकालो, फिर उसके ट्रायल एंड एरर पे बहुत सारे क्वेश्चंस चेक करो, ठीक है? तो इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं।
इसमें आपको दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के अलग अलग कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर्स के। ओके, सो ये किसमें स्प्लिट होगा? 28y माइनस 15y और ये हो जाएगा -12। चेक करना, और 28 के साथ पॉजिटिव साइन रहेगा, 15 के साथ नेगेटिव, बिकॉज डिफरेंस +13 आना चाहिए। क्या ये क्लियर हो गया? आगे बन जाएगा ये क्वेश्चन। क्या कॉमन निकलेगा फर्स्ट वाले में से? 7y, और यहां पर क्या बच जाएगा? 5y, बिकॉज 7 5 कितना होता है? 35। यहां से 7y निकलेगा तो क्या बचेगा? +4। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? -3, तो यहां पर क्या बच जाएगा? 5y +4। क्या ये क्लियर हो गया? तो 5y +4 वाली टर्म दोनों में आ रही है, तो सेकेंड फैक्टर क्या बन जाएगा? 7y -3। चेक कर लो बना क्या है ये सबका। इसके बाद, इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन वो भी इसी टाइप का है, वॉल्यूम, तो उसमें 3 फैक्टर मिलेंगे, L इंटू बी इंटू एच। हो गया, हटा दो उसको मैं। चलो ये वाला क्वेश्चन वॉल्यूम वाला मैं बताता हूं, उसके पहले ना एक इसका डाउट है, वो एक क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? इसने क्वेश्चन भी गलत नोट किया है, क्वेश्चन करेक्ट क्या होगा वो भी बता देता हूं। √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 इज इक्वल्स टू a प्लस b √15। फाइंड a एंड b। ठीक है, ये करेक्ट क्वेश्चन है, सुधार लो। तो आपको ये वाली वैल्यू गिवन है, a और b निकालना है। कितने बच्चों से ये क्वेश्चन बन जाता है? गुड, कोविड। हाँ, नेक्स्ट हो जाएगा तुम दोनों से भी। हाँ, जिनसे हो जाता है जल्दी बना के देखा उसको। ओके, जिनसे हो जाता है जल्दी जल्दी स्टार्ट करो, जिनसे नहीं होता वो इधर पे ध्यान देना। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? हम जो और जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है उसे पहले तो मैं नोट करता हूं, +√3 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3। अब ध्यान से सुनना, लेफ्ट साइड में रैशनलाइजेशन करेंगे। स्वाति बताएगी इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या लेंगे। 1 मिनट बोलने दो। गलत जवाब, √5 प्लस √3। क्यों लिया प्लस? यहां पर जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना, उसके अपोजिट साइन को लेते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्लियर? राइट साइड वाली टर्म एज इट इज रहेगी a प्लस बी √15। क्या ये समझ में आ गया? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्वाति पूरा एक्सप्लेन करना लाइन से, बताओ नेक्स्ट स्टेप। हाँ, क्या नहीं आता? ये कितने बार इस तरह के क्वेश्चंस बताए हो तुम, स्टार्टिंग से अटेंड कर रही हो? ये वाले दोनों टर्म्स में कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? तू सॉल्व कर अपना। हाँ, a² माइनस b²। क्या ये क्लियर? और न्यूमरेटर में क्या होगा? हाँ अन्वेषा बोलो। हाँ गुड, √5 प्लस √3 बस होल स्क्वायर होगा ना, 2 बार सेम टर्म है तो क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ओके, तुम दोनों एक्स्ट्रा रुक के पढ़ाई करो, चलो आज। हाँ, और किसको बोल रहा हूँ? होगा क्या है ए और बी का वैल्यू? ए का वैल्यू 8/2 तो 4 होता है। क्या है? A4B1 चेक करते, अभी मैं वैलिडेट नहीं करता हूं, चेक करेंगे। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? अब स्क्वायरिंग करने पे ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 5 माइनस ये स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 3। न्यूमरेटर में आइडेंटिटी कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a² प्लस b² प्लस 2ab। क्या ये क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी √15। ओके, अब डिनोमिनेटर में 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा? ये 2। यहां स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा?
5 प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा 2√15। कैसे बना √15? समझ गया ना, रूट के अंदर वाले टर्म मल्टीप्लाई हो गए और इधर पे बना a + b√15। क्या यहां तक क्लियर? अब इसके बाद ये दोनों नंबर 5 + 3 ऐड हो जाएंगे, 8 + 2√15 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a + b√15। क्या ये क्लियर? अब क्या करना है, इन दोनों को अलग करते, जैसे ये 8/2 अलग प्लस 2√15 अपॉन 2 अलग, दोनों में 2 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया नीचे वाला, और न्यूमरेटर में a + b√15। क्या ये क्लियर? 2 1 जा 2 4 जा, ये कट जाएगा, ये 2 कटा, तो लेफ्ट साइड में 4 + √15, राइट साइड में a + b√15। अब ये दोनों पार्ट्स को कंपेयर करो, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, ये दोनों पार्ट्स को कंपेयर करो, तो यहां पर √15 का कोफिशिएंट b है, यहां √15 का कोफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो b की वैल्यू 1। दैट्स इट। क्या ये क्लियर? एक बार किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। ये हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ये तो मैंने प्रैक्टिस करवाया था पहले। हाँ, हाँ क्या बताना है, बता इसमें। यहां से इसके पहले वाला स्टेप तक क्लियर है? √5 का स्क्वायरिंग करने पे 5 मिला, इसका स्क्वायरिंग करने पे 3 मिला, और ये इतना। अब 5 + 3 कितना हो गया 8। बाकी कुछ नहीं किया मैंने, जैसा था वैसा ही। अब मैंने क्या किया, अपॉन 2 को अलग अलग कर दिया, 8/2 अलग, ये अपॉन 2 अलग, और ये वाला टर्म एज इट इज। 8/2 कट के कितना बन जाएगा 4, ये 2 कट के क्या बनेगा √15। तो क्या बना ये 4 + √15 और a + b√15। समझ गया? अब जब कंपेयर करेगा तो a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 1, खत्म। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? 16 का कौन सा वाला? फैक्टराइज करने वाला -12। ये क्वेश्चन गलत है, मैंने एक बार बताया भी था ना। b² - 4ac। एक मिनट ना, एक मिनट रुक जाओ। 25 + 4 × 2 × 6। नहीं, वो उससे नहीं बनेगा, वो फैक्टराइजेशन से नहीं बनेगा वाला क्वेश्चन। कौन सा? ओके, चेक करना है। यहां पर एक क्वेश्चन है, x³ - 23x² + 142x - 120। ठीक है, और ये एक कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और उसको स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करने के दो मेथड है, एक लॉन्ग डिविजन मेथड और दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? कॉमन फैक्टर मेथड। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर मेथड से 2-3 लाइन में बन जाता है, लेकिन वो कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो जैसे मैं कॉमन फैक्टर मेथड ही बताता हूं, बिकॉज केवी का एग्जाम और केवी में कॉमन फैक्टर मेथड ही बताया गया शायद। ओके, है ना, वही बताया ना। सो कॉमन फैक्टर मेथड के लिए सबसे पहला स्टेप, दोनों मेथड के लिए पहला स्टेप क्या होता है? जीरोस आइडेंटिफाई करना। और जीरो निकालने के लिए एक्स की जगह पे 1 रख के देखते हैं क्या ये इसका जीरो है या नहीं। इधर पे ध्यान दो, x की जगह पे 1 पुट करके देखेंगे ये इसका जीरो है या नहीं। तो अगर x की जगह पे 1 डालूंगा तो ये वाला नंबर क्या बनेगा, बताओ जल्दी। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। ये क्या बनेगा? -23। यहां पर ये वाला टर्म कितना बनेगा? +142 - 120। ऐड करने पे जीरो आएगा क्या, चेक करो। ऐड करने पे जीरो आएगा या नहीं, चेक करो। इतना क्या टाइम लगा दो? अरे ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड हो गए, कितना बनेगा? 143। नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो गया, कितना बनेगा? -143। ऐड करने पे जीरो आएगा कि नहीं?
आएगा। इसका मतलब क्या? हाँ, क्या है ये क्या है? ये है जीरो। एक्स की ये वाली वैल्यू को क्या बोलेंगे? जीरो। क्या ये क्लियर? हाँ, वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? तो वैल्यू ढूंढने के लिए हमेशा हम स्टार्ट करेंगे 1 से ही। +1 -1 +2 -2, इतना जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा 1 या -1 में ही आ जाता है। ठीक है, ये करने के बाद अगर ये 1 इसका 0 है तो इस 1 को यहां शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? x -1। x -1 वाला टर्म इसका क्या कहलाएगा? फैक्टर। क्या ये क्लियर? अब x -1 फैक्टर बनाने के लिए हम ये वाली टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि मुझे 120 मिले। तो किसमें स्प्लिट करूंगा? 120x और प्लस, बताओ कितना बचेगा? अगर इसमें से 120 हटा दिया तो रिमेनिंग टर्म क्या बचा? 22x प्लस 22x। क्या ये क्लियर हो गया? इसको भी मिडिल, इसके भी टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे जिससे 22 आए। तो किसमें स्प्लिट करेंगे? -x² -22x²। और ये वाली टर्म क्या बन गई? x3। ये एज इट इज हो। क्या ये समझ में आया? तो क्यूबिक में ना दोनों मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। हाँ, ये वाला मेथड जो है ना, ये थोड़ा सा इसमें लंबा होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये लास्ट वाली टर्म -120 एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज। अब यहां पर पेयर्स बनेंगे, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, 3 पेयर बनेंगे। फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा? चेक करके बताओ। x²। और क्या बच जाएगा यहां पर? x -1। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? चेक करो। -22। तो -22 कॉमन निकलेगा, और भी कुछ निकलेगा कॉमन? x -22x। तो यहां पर माइनस निकल गया तो ये टर्म क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। x निकल चुका है तो एक x बचेगा, और ये पूरा 22x निकल चुका है लेकिन माइनस है तो यहां पर क्या बच जाएगा? -1। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? +120। और कॉमन क्या बच जाएगा? x -1। क्या ये क्लियर हो गया? तो x -1 जो है वो तीनों में से कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन फैक्टर बन गया। तो x -1 अगर कॉमन निकला तो टर्म्स क्या क्या बची है? x² -22x + 120। और इसके बाद फिर से इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करो और 2 फैक्टर मिलेंगे। समझ गए? तो क्यूबिक वाला टफ रहता है थोड़ा सा, उसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। और इजियर वे पे मैं बताऊं केवी वाले बच्चों के लिए कि वो जो 4 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, उन्हीं में से टीचर देते हैं। हाँ, सिर्फ एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन है क्यूबिक के। ठीक है, तो उनको एक बार प्रैक्टिस कर लो। ओके, एंड करें क्लास? जिस किसी को अभी भी डाउट है, स्टिल कोई पूछना है स्कूल के टेस्ट वगैरह के लिए, तो पूछ सकता है, रुक सकता है। और कोई डाउट नहीं, सब आता है तो जा सकते हो।